आ जाइए। चलिए मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। आज हमारी दूसरी क्लास है। बताइए दिख रहा है आपको सबको? यस मैम। चलिए, कल हमने थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन लिया था कि हमें क्या-क्या पढ़ना है, किस तरह से जो टीचिंग है योग की वो होनी चाहिए। वैसे सब तरह की टीचिंग बट स्पेशली योग, क्योंकि योग जो है वो थ्योरेटिकली भी उतना इम्पोर्टेंट है जितना कि प्रैक्टिकली। और क्योंकि ये सीधा आपकी लाइफ को अफ़ेक्ट करता है, आपके जीवन जीने के तरीके को, आपके सोचने के तरीके को, आपके काम करने के तरीके को। तो इसलिए इसकी टीचिंग थोड़ी-सी अ, बाकी के कंपैरिज़न में और अच्छी होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा अ, अप्रोचेबल होना चाहिए ताकि लोग समझ सकें कि आप क्या कहना चाहते हैं, आप कैसे। क्योंकि सिर्फ़ ये प्रैक्टिकल बोलने से अ, हम बहुत सारे साइंस में भी करते हैं, आजकल मैथ्स में भी अ, जो है बहुत सारे प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं करने के लिए बच्चों को ताकि वो सब्जेक्ट को अच्छी तरह समझ सकें। लेकिन योग में क्योंकि वो आपके बॉडी पार्ट से रिलेटेड है, इंटरनली, एक्सटर्नली, मसल्स को, आपके पोस्चर को, है ना, ऑर्गन्स को अफ़ेक्ट करता है। इसीलिए टीचर को बहुत ध्यान से जो है अपना खुद का भी डेमोन्स्ट्रेशन वो करते हैं और बच्चों को भी वो जितना सही तरीके से सिखाएँगे, सही तरीके से बताएँगे, उतना ही वो फिर स्टूडेंट्स आगे चल कर के एक अच्छे टीचर बन सकते हैं। तो जैसे अपन ने पहले कल देखा था कि पहले के समय में जो अध्यापक हैं, वो बहुत सारे विषय पढ़ाते थे और जो विषय की बहुत मतलब बहुत वास्ट नॉलेज किसी के बारे में और बहुत सारी विधियाँ, बहुत वो क्या यूज़ करते थे, किस तरह से मतलब पढ़ाते थे, इसकी जानकारी बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि उस समय जो भी विधियाँ या जो भी वो यूज़ करते थे, उसके बारे में कोई रिटन लिटरेचर हमको उपलब्ध नहीं है क्योंकि वर्बली वो मौखिक रूप से अपना ज्ञान जो है वो अपने शिष्यों को देते थे। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार जो सीखने की विधि है, उसमें जैसे प्रश्न पूछना या गुरु के प्रति पूरा आदर भाव, पूरा समर्पण, है ना? उनके लिए काम करना, है ना? वो सारी चीज़ें भी उस करिकुलम में आती थी। और अध्यापन का कार्य जो है वो ऐसा नहीं होता था कि इस इतने बजे से इतने बजे तक क्लास लगेगी, इतने से इतने बजे तक ऐसा होगा, ऐसा नहीं था। बस वो उनके साथ में रहते थे, उनके साथ ही वो एक फैमिली मेंबर की तरह उनकी क्या दिनचर्या है गुरु की, उसी को फ़ॉलो करते थे, उनके जो काम है वो करते थे और साथ-साथ में गुरु जो है वो उनको सिखाते भी रहते थे। तो क्योंकि एक पर्टिकुलर करिकुलम नहीं है, ऐसे कोई एग्ज़ाम नहीं होता था, कोई सर्टिफ़िकेट या प्रमाण पत्र नहीं दिए जाते थे, तो गुरु के पास रहना और उनको फ़ॉलो करना, वो समय-समय पे कुछ-कुछ चीज़ें बता रहे हैं, कर रहे हैं, तो वो आपको सीखना है। तो इस तरह से जो गुरु और शिष्य का संबंध एक फैमिली मेंबर की तरह हो जाता था और बहुत ही मधुर और उदार जो है उनके संबंध होते थे। और जब शिष्य कुछ सीख लेते थे, कुछ एक लेवल तक पहुँच जाते थे, तो गुरु और शिष्य के बीच में थोड़ा-सा चर्चा भी होती थी, वाद-विवाद भी होता था। ऐसा नहीं है कि गुरु कुछ कह रहे हैं और शिष्य को एक नॉलेज है, एक लेवल तक वो पहुँच गया है, तो वो पूरी तरह से जो है गुरु ने जो अब तक उसको ज्ञान दिया है, वो उसी को फ़ॉलो कर रहा है, ऐसा नहीं है। वो चिंतन-मनन करके अपना भी कुछ कन्क्लूज़न निकाल के उनको बता सकता था कि नहीं ऐसा आप कह रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये ऐसा होना चाहिए। उसको कहते हैं वाद-विवाद, तर्क करना, है ना? तो लेकिन यदि आप गुरु की बात को कट कर रहे हो या उनको कुछ और बता रहे हो जो वो बता रहे हैं उसके अलावा, तो उसमें संबंध जो है वो बिगड़ते नहीं थे। बहुत ही फ्रेंडली और बहुत ही मतलब कहना चाहिए कि मधुर संबंध उन उस समय रहते थे। और सबसे पहले कोई भी यदि लेसन शुरू कर रहे हैं तो
प्रार्थना करते थे। प्रार्थना करने का क्या मतलब है, आज भी हम कोई क्लास शुरू करते हैं योग में स्पेशली, या वैसे भी आप स्कूल्स में भी जाओगे, आपने अभी तक जितना भी पढ़ा है या आपके बच्चे पढ़ते हैं, सब जो चीज़ें हैं वो प्रार्थना से शुरू होती हैं, प्रेयर से शुरू होती हैं। तो प्रेयर और प्रार्थना हम क्यों करते हैं? एक तरह से ग्रैटिट्यूड देने के लिए, एक तरह से अपने मन को और अपने शरीर को एक एक लय में लाने के लिए, है ना? तो ये सारी चीज़ें प्रेयर में आती हैं, ताकि आगे भी जो आप काम कर रहे हैं, जो सीखने वाले हैं, उसमें जो भी लोग हैं उनके को थैंक, और जो भी वो सीखना चाहते हैं वो आप अच्छी तरह से अडॉप्ट करें। यदि दिमाग में बहुत सारी बातें लेकर के, बहुत सारे विचार ले करके आप यदि कुछ करेंगे तो वो काम अच्छे से नहीं होता है। तो एक तरह से कंसंट्रेशन, या इसको कह लो मेडिटेशन भी कह सकते हो आप, है ना? एक दिमाग को, शरीर को स्थिर करना और फिर उस काम में करना, उस काम को करना। जैसे खाना खाने के पहले भी प्रेयर करते हैं, है ना? चाहे वो हिंदू में हो, चाहे मुस्लिम्स हों, चाहे क्रिश्चियंस हों, सब प्रेयर करते हैं पहले। कि भई एक तरह से जिन भी तत्वों के कारण, जिन भी साधनों के कारण, जिन भी लोगों के कारण जो वो खाना आपकी प्लेट में है, उसको थैंक बोलना, और आगे भी सबके लिए ये प्रार्थना करना कि सबको वो चीज़ मिले, है ना? सभी को भोजन मिले, सभी, कोई भी भूखा पेट ना रहे। तो इस तरह से हम जब भी प्रेयर करते हैं तो अपना ध्यान जो है वो हम बाकी चीज़ों से हटाकर उस पर्टिकुलर चीज़ पे जो हम करने जा रहे हैं उस पे लगाते हैं। तो इसलिए जो है प्रार्थना करके उसका जो परिणाम होता है वो अच्छा मिलता है। प्रेयर करके खाना खाइए और ध्यान से खाना खाइए, आप क्या खा रहे हैं उसका स्वाद लीजिए, तो वो शरीर को बहुत अच्छी तरह से, मतलब उसका जो पोषण है वो होता है। तो उसी तरह से अध्ययन के बारे में है, उसी तरह से कोई भी आप शुभ काम करते हैं तो एक माहौल जो है वो बनता है। तो इसलिए प्रार्थना जो है वो इम्पोर्टेंट होती है। तो इसलिए प्रार्थना की जाती थी, और उसके बाद में जो बाकी जो शिष्य हैं या सहकर्मी हैं, सहकर्मी नहीं, जो साथ में पढ़ने वाले बच्चे हैं, शिष्य हैं, उन सबके बीच में एक समानता का भाव जो है वो रहता था। कोई ऊँचा, कोई नीचा, ऐसा नहीं भाव नहीं रखा जाता था। तो और इसमें भी ये था कि कोई भी शिष्य, सबका जो मेंटल लेवल है वो अलग-अलग होता है। लेकिन किसी को बहुत ज़्यादा आ गया समझ में तो उसको प्राउड हो गया कि मुझे बहुत आता है, या किसी को नहीं आया तो वो ये इन्फीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में चला जाए, ऐसा नहीं है। क्योंकि एक अच्छा अध्यापक जो है वो ऐसी अपेक्षा करता है कि उसका जो शिष्य, कोई भी शिष्य हो, 1 हो, 2 हो, 10 हो, कितने भी हों, वो सबसे अच्छी तरह से वो उनको ज्ञान जो है अपना दे सके। ठीक है, आवासीय वातावरण जो है वो भी शिक्षा की प्रक्रिया में एक हिस्सा है कि भई सभी जो बच्चे हैं या स्टूडेंट्स हैं वो एक ही तरह के माहौल में रहते थे, और पहले जो है शिक्षा जो है वो पूर्णतया निःशुल्क होती थी और मौखिक होता था ये काम, ये सब हम चीज़ें देख चुके हैं। अब जो व्यावहारिक विषय के अध्यापन में निरीक्षण, प्रदर्शन या प्रात्यक्षिक, छात्र द्वारा दोष जो अभ्यास है या दोष निवारण है, और गुरु द्वारा सकारात्मक सुझावों का समावेश। मतलब क्या हुआ कि आप एक तो थ्योरी पढ़ रहे हैं, उसके बाद में उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, तो जो प्रैक्टिकली जो चीज़ें की जाती थी उसमें गुरु बताते थे प्रदर्शन करके, है ना? कि भई ये ऐसे-ऐसे इसको करना है। फिर उस उनका निरीक्षण करना, उनका इंस्पेक्शन करना कि भई आप ठीक कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, और उसकी प्रैक्टिस करवाना। और तो वो हो गया आपका अभ्यास, और फिर दोष निवारण कि आपने क्या किया, क्या आपने अ, जो है गलती की है। तो जो गुरु हैं वो सकारात्मक सुझाव जो है देते थे। तो इस तरह से जो है छात्र को कभी ऐसे किसी के सामने जो है कि भई तुमने ठीक नहीं किया, ऐसे कुछ फीलिंग्स उसके अंदर आए, कोई कॉम्प्लेक्स आए, ऐसा नहीं करते थे। और क्योंकि कोई निःशुल्क शिक्षा थी, जिसके पास में जो है वो अपने मन से, अपने बजट के हिसाब से कह लीजिए गुरु को वो देते थे। तो वो एक व्यवसाय नहीं था, और गुरु भी जो होते थे वो बहुत ज़्यादा
डिमांडिंग नहीं होते थे कि भाई मेरे को तुम इस फैमिली से हो तो ये चाहिए वो चाहिए, नहीं जो आ गया ठीक है। क्योंकि उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं या उनकी जो ज़रूरतें हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं होती थी, क्योंकि वो एक सिंपल से एनवायरनमेंट में रहते थे। तो इस तरह से जो है पहले का शिक्षण होता था। अध्यापन कार्य जो है वो अधिकांश व्यक्तिगत स्वरूप का होता था, जिसमें कि निर्देशन विधि और जैसे कि व्यक्तिगत मतलब कि पर्सनल अटेंशन जो है वो गुरु का शिष्य के लिए होता था। हर हर स्टूडेंट क्या कर रहा है, कौन-सा शिष्य को कितना सिखाना है, तो इस तरह से जो गुरु का है वो ध्यान पूरी तरह से होता था। बहुत सारे बच्चे एक गुरु के अंडर में काम मतलब शिक्षा प्राप्त नहीं करते थे, मतलब कहने का ये है। छोटे-छोटे समूह होते थे, तो इंडिविजुअल अटेंशन अपने आप बच्चों की तरफ होता था। अब जो है अभी अभी का जो हम समय देखें तो ये एक प्रोफ़ेशन जो है वो बन गया है। कि आपका जो टीचिंग है वो अ, एक प्रोफ़ेशन है, एक अर्निंग का, एक अपने जीवन यापन करने का एक ज़रिया बन गया है। तो आप डिमांडिंग होते हो कि भई ये जॉब हम करेंगे, ये काम हम कर रहे हैं तो हमें इतना पैसा मिलना चाहिए। तो अन्य व्यवसायों के समान अध्यापन भी जो है वो एक व्यवसाय है। तथापि योग का जो अध्यापन है वो अन्य अध्यापनों से अलग होता है, ठीक है? और इतिहास में ये पहली बार है कि योग ने संसार के अनगिनत लोगों का ध्यान आकर्षित किया है, क्योंकि अब हम इंटरनेशनल डे मनाते हैं, है ना? ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको अपने जीवन में उतारें। ये ना सोचें कि भई ये इस पर्टिकुलर रिलिजन का या इस समुदाय का ये हिस्सा है या उनकी देन है तो हम इसको नहीं करेंगे, क्योंकि डायरेक्टली कोई भी हो, कोई भी यदि ह्यूमन बीइंग है तो उसको अपनी ज़िंदगी को सँवारने का जो है पूरा अ, मौका मिलना चाहिए। और हम बहुत अवेयर हैं आजकल जो मीडिया के उससे कि हम किस तरह से अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं, है ना? किस डायरेक्शन में हमको लेके जाना है इसके बारे में हमें पता है, कैसे जीना है ये हमें पता है। तो अच्छे से जीना, रोग मुक्त होकर के, खुश होकर के जिएँ, हम अपने शरीर का ध्यान रखें और शरीर से ज़्यादा मन का ध्यान रखें। क्योंकि योग में ये कहा गया है कि मन से जो है वो बीमारियाँ आती हैं। जबकि हम अपने शरीर के बारे में जो फिज़िकली हमको दिख रहा है उसके बारे में तो इस तरह से योग को सब संसार में सभी लोगों को इसको फ़ॉलो करना चाहिए। 1 सेकंड के लिए मैं ब्रेक लूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन विज़िबल है आप लोग को? यस मैम। ओके। यस मैम। ये है तो बहुत सिंपल सा सब्जेक्ट, लेकिन फिर भी आप अटेंटिव होके इसको सुनेंगे और जो मैं बोलूँगी उसको थोड़ा-सा नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है?
तो अब क्योंकि योग जो है वो इंटरनेशनली फैल गया है, बहुत सारे देशों में जो है लोग इसको अपना रहे हैं, तो इसलिए टीचर्स भी बहुत सारे होने चाहिए, है ना? तो उनकी अकॉर्डिंग रेशियो प्रोपोर्शन के हिसाब से जो है लोग इसको सीखें और फिर अध्यापन करें, दूसरे लोगों को भी सिखाएँ। तो इसलिए जो है कक्षा और विधियों का निर्माण जो है वो हो रहा है। तो अपने अनुभवों के आधार पर जो यौगिक अभ्यासों को अधिक से अधिक लोगों को कम से कम समय और श्रम में सिखाने की विधियों का जो है निर्माण वो किया है। सरकार ने इसमें बहुत सारे कोर्सेज़, बहुत सारे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में योग को इंक्लूड किया है। तो इस तरह से जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को सीख सकें और फिर सिखा सकें। तो जैसा कि हमें पता है कि ये बहुत ही प्राचीन ज्ञानानुशासन है, मतलब इसमें ज्ञान के साथ-साथ में एक अनुशासन है। मतलब ये है कि आपने क्लास लिया और आप एक टीचर हैं, बहुत अच्छी बात है, आपको सब चीज़ें पता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसका अनुशासन मतलब कि एक डिसिप्लिन आपकी लाइफ में भी होना चाहिए। आप कितना उसके लिए डेडिकेटेड हैं, कितना आप डिटरमिन्ड हैं इस योग के लिए, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट सी चीज़ है। सो भारत में बहुत महत्वपूर्ण और मूल्यवान पैतृक संपत्तियों में से इसको एक माना जाता है। मतलब क्या? कि जो हमें हमारे एंसेस्टर जो हमारे पूर्वजों ने हमें दिया है ना, जैसे हम कहते हैं कि भई अ, मेरे दादा-दादी ने ये दिया, मेरे मम्मी-पापा ने ये प्रॉपर्टी दी, है ना? या खेत दिया या फिर मकान दिया या ज्वेलरी दी, है ना? इस तरह से हम बोलते हैं, तो वो संपत्ति पैतृक संपत्ति है, लेकिन ये भी एक बहुत मूल्यवान पैतृक संपत्ति है, जो हमारे पूर्वजों ने हमें दी, योग। तो इसीलिए जो सारा विश्व है, मानव जाति के सम्मुख जो है, बहुत सारी समस्याएँ हैं। जैसे-जैसे मॉडर्नाइज़ेशन हो रहा है, जैसे-जैसे बहुत सारी टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, बहुत सारे कहना चाहिए सुविधाएँ आ गई हैं और ख़ासकर पॉपुलेशन भी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो समस्याएँ भी उसी तरह से बढ़ गई हैं। शरीर की जो बीमारियाँ हैं, मानसिक बीमारियाँ, शारीरिक बीमारियाँ, है ना? और इमोशनल भी जिसे हम डिप्रेशन या बहुत सारी चीज़ें टेंशन, एंग्ज़ायटी ये सब भी वो साथ लेके आया है। तो इन सब चीज़ों को यदि हम देखें समाधान इसका सिर्फ़ हम ये कह सकते हैं कि यदि आप योग का अभ्यास बहुत पहले से करते हैं, स्कूल्स में से यदि बच्चों को सिखाया और वो कॉलेज तक जाए, कॉलेज के बाद में जब आप कोई भी प्रोफ़ेशन अडॉप्ट करते हैं, उसमें भी यदि आप का रुझान इस तरफ है और आप 24 घंटे में से आधा घंटा, 1 घंटा इस प्रैक्टिस को देते हैं, तो आपका जो नज़रिया है कोई भी समस्या क्योंकि समस्याएँ लाइफ़ है, तो आएँगी ही आएँगी। आप उसको कैसे सॉल्व करते हैं? बहुत सारी समस्याएँ प्रोफ़ेशनल हो सकती हैं, बहुत सारी समस्याएँ घरेलू हो सकती हैं, आपकी पर्सनल लाइफ़ से रिलेटेड, आपकी फ़ैमिली, आपकी सोसाइटी से रिलेटेड। तो उन सब के समाधान के लिए जो है योग मतलब हेल्प करता है। कैसे हेल्प करता है? क्योंकि आप यदि फिज़िकली फिट हैं, आप मेंटली फिट हैं, आप इमोशनली फिट हैं, है ना? और आप अपना एक तरह से उत्तरदायित्व समझते हैं, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं अपने समाज के लिए, अपनी फैमिली के लिए, तो आप ज़रूर जो है अपनी फिटनेस का या अपनी नॉलेज का यूज़ जो है वो उन समस्याओं को समाधान करने के लिए ज़रूर लेंगे। तो अब तक भी जो है कभी भी योग द्वारा जो है विश्व के विभिन्न स्थानों के जो लोग हैं वो इसीलिए इसकी तरफ अट्रैक्ट हुए हैं, पहले नहीं हुए थे क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी। इवन हमारे खुद के देश में इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि ये क्या चीज़ है या कैसे करते हैं। बहुत ही लिमिटेड इंस्टीट्यूशंस होते थे, बहुत ही लिमिटेड लोग इसको फॉलो करते थे। और क्योंकि स्टूडेंट्स भी फिर लिमिटेड हो गए क्योंकि उतनी पब्लिसिटी नहीं थी, उतनी अवेयरनेस नहीं थी। लेकिन अब धीरे-धीरे जो है वो काफ़ी जो है ये प्रचलित हो गया है और
इतना सब होने के बाद में भी बहुत सारी जो धारणाएँ हैं, बहुत सारे जो है मिसकंसेप्शंस हैं, जो भारत में भी हैं, अपने आस-पास आप देखते होंगे। अपने फैमिली, अपने फ्रेंड्स और अपनी जहाँ भी सोशली आप मूव करते हैं, उन लोगों के बीच में भी बहुत सारी धारणाएँ हैं, तो इंटरनेशनली भी हैं। और यदि हम समाज के किसी जो है यादृच्छिक न्यायादर्श को लेकर सर्वसामान्य सर्वेक्षण करें, मतलब ये है कि यदि आप कुछ भी रैंडमली कोई भी एक ग्रुप को ले लीजिए और उसको आप एनालाइज़ करें या उसके बारे में देखें, तो आपको ये पता चलेगा कि बहुत सारी जो है लोगों में मिसकंसेप्शंस हैं। तो जो बहुत ही थोड़ी बहुत इन्होंने यहाँ पर लिखी है जो कि बहुत जनरल है, सर्वसामान्य है। उसमें पहला है कि जो है योग सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं है, बल्कि कुछ विशेष लोगों के लिए। विशेष लोग मतलब जो घर परिवार से अलग हैं, साधु संत टाइप जो हैं, उन लोग वही लोग ये प्रैक्टिस करते हैं, बाकी आम लोग नहीं करते हैं। और अलौकिक विचारों से संबंधित है, चमत्कारों से जुड़ा हुआ है क्योंकि जो साधु संत हैं वो कुछ चमत्कार भी दिखाते हैं अपने-अपने सिद्धि के हिसाब से। तो उनको ये लगता है कि ये हमारे ऑर्डिनरी लोगों के लिए ये सब चीज़ें नहीं हैं, है ना? या रहस्यवाद है, बहुत ही मतलब सीक्रेट है, इसमें बहुत सारी जादू-टोना है ना? या फिर बहुत इसके लिए प्रैक्टिस ये करनी पड़ती है, इंद्रिय दमन मतलब आपके जो ख़ैर ये तो दमन वर्ड इसमें यूज़ किया है कि इंद्रियाँ जो आपके सेंसेस हैं, उनके दमन के लिए करने के लिए ये प्रैक्टिस है। और ये एक चिकित्सा पद्धति है और सारे रोग इससे ठीक हो जाते हैं, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। और कुछ मानते हैं कि ये सिर्फ़ एक दर्शन है जिसमें कि विश्व संबंधी तात्विक सिद्धांतों का विचार-विमर्श होता है। दर्शन का मतलब है फिलॉसफी मतलब किसी के कि भई ये चीज़ देखने का मेरा नज़रिया ये है, तो मेरा दर्शन ये है। किसी और ने कहा कि नहीं मेरा नज़रिया ये है इस चीज़ को देखने का, तो वो दर्शन है मतलब कि आप किस तरह से कौन-सी चीज़ को कैसे आप देखते हैं। या फिर ये एक सिंपल व्यायाम पद्धति है योग। तो कुछ लोग ये भी मानते हैं कि योग का मतलब है आसन करना। है ना? और डिफ़िकल्ट आसन करना, नॉट सिर्फ़ सिंपल आसन बट जो डिफ़िकल्ट आसन कर सके वो योग है। तो ऐसा भी नहीं है बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी को तोड़ना-मरोड़ना, है ना? बहुत डिफ़िकल्ट एडवांस प्रैक्टिसेस करना ही योग है, ये भी नहीं है। तो ये सारी जो धारणाएँ हैं वो ये बताती हैं कि जो ज़्यादातर लोग हैं वो योग क्या है, उसकी जो पूर्ण धारणा है वो क्या है, इसको देखने में, समझने में जो है वो असमर्थ हैं। तो योग की क्षमता को वो सिर्फ़ एक छोटे से एंगल से देखते हैं या उसका जो फल है वो एक छोटे से नज़रिए से वो देखते हैं। और साहित्य में योग शब्द जो है वो साध्य और साधन दोनों रूप में है। साध्य और साधन मतलब वो एक साधन भी है, आप उसके ज़रिए से जो है आप कहीं पहुँच सकते हैं, है ना? कुछ चीज़ों के को जो आपने पतंजल योग सूत्र में पढ़ा होगा कि यदि आप अष्टांग योग को एक साधन बना करके और आप प्रैक्टिस करते हैं, तो उसकी सिद्धियाँ भी उन्होंने बहुत सारी बताई हैं कि आपको जो भी पाना है, वो आप इस योग को साधन बना करके आप अचीव कर सकते हो और साध्य मतलब कि आप उसको साध सकते हो, उसकी प्रैक्टिस आप कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि वो असाध्य है। वो अप्रोच मतलब आपके पास में यदि वो डेडिकेशन है, यदि वो कहना चाहिए कि रूटीन में आप बिना किसी डेविएशन के, बिना किसी कहना चाहिए मन की चंचलता को एक तरफ रख करके आप यदि रेगुलर उसके तरफ जुटे हुए हैं, तो उस योग को आप साध सकते हैं, उसको साधन बना करके और जो है ये इंटीग्रेशन के भाव को दर्शाता है। इंटीग्रेशन मतलब कि आपका
समायोजन, है ना? दोनों चीज़ों को जोड़ना जिसे कहते हैं ना, हम युज धातु से बना है, इसका मतलब आपने इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से पढ़ी होगी कि योग का मतलब है संयोग, है ना? जोड़ना, किसको जोड़ना? अब कोई कहता है आत्मा को परमात्मा से जोड़ना, कोई कहता है शरीर को मन से जोड़ना, है ना? अपने भावों को अपने मन को, अपनी चित्त की वृत्तियों को जो है वो उसका सीज़ेशन करना, है ना? वो योग जो है वो है। तो ये एक बहुत ही व्यापक शब्द है, बहुत ही वास्ट जो है इतना छोटा-सा वर्ड है योग, लेकिन इसकी जो मीनिंग है वो बहुत ही वास्ट है, बहुत ही व्यापक। तो जिसका जो वास्तविक अर्थ है वो है समाकलन, है ना? उसमें सभी अर्थ जो है वो समाविष्ट हैं, समत्वम है इसमें, सामंजस्य है इसमें। समत्व मतलब कि एक जैसा भाव, कोई भी चीज़ आ जाए आपकी लाइफ में, कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, चाहे बहुत खुशी हो, चाहे बहुत परेशानियाँ हो, बहुत दुःख आ गया आपकी लाइफ में, लेकिन आपका जो मेंटल स्टेट है, आपका जो फिज़िकल अम, जो लैंग्वेज है या बॉडी लैंग्वेज, वो हमेशा एक जैसी होनी चाहिए, उसमें समभाव होना चाहिए या सामंजस्य। सामंजस्य मतलब क्या कि आप कैसे उसको उसमें अपने आप को ढाल लेते हैं या उसको कैसे आप फेस करते हैं, उसके साथ आप कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, कैसे सामंजस्य बिठाते हैं, तो वो जो है वो योग है। और जो है ये इस तरह से यदि हम योग को लेंगे तो वो साध्य के रूप में हम इसको समझ सकते हैं। फिर जो अभ्यास हैं, जो प्रविधियाँ हैं, है ना? कौन-कौन सी प्रैक्टिसेस हैं, उसमें जो है बाद के जो महर्षि थे उन्होंने बहुत अपने-अपने हिसाब से अभ्यासों को लिखा है और बताया है कि आप ये कर सकते हैं। तो अ, कई जो हैं वो अलग-अलग, जैसे कि मैंने कहा कि हर योग में जो भी आए होंगे ऋषि-मुनि या जो भी महर्षि या सेजेस जिसे हम कहते हैं, उन्होंने अपने-अपने तरीके से इसको डिफाइन किया है, अपने-अपने तरीके से इसकी प्रैक्टिसेस को जाना है, समझा है और फिर अ, अपने शिष्यों को बताया है। यानी कि अपना रिसर्च खुद करके और फिर अ, उन्होंने पर्टिकुलर प्रैक्टिसेस जो हैं वो बताई हैं। अब कोई नीति योग कहता है, कोई लौलिकी योग कहता है, कोई ध्यान योग के लिए ही सरेंडर अपने आप को कर चुके। तो इस तरह से अलग-अलग अभ्यास हैं, इनको व्यवस्थित करके और एक अनुशासन के रूप में इसको उन्होंने प्रैक्टिस किया है। तो जैसी भी प्रैक्टिस जो भी करता है उसके हिसाब से योग संप्रदाय जो है वो बने। जैसे जो भक्ति में लीन है, मतलब भक्ति में लीन होने का मतलब ये है कि उन्होंने जो भी जिसकी भी भक्ति की, कृष्ण की भक्ति की, राम की या जो भी इन्होंने या फिर अ, बिल्कुल एक एनर्जी के रूप में अपने आप को उसमें ढाल लिया, जैसे कि बुद्ध ने किया या महावीर ने किया, है ना? उन्होंने कोई फिजिकल एंटिटी को नहीं चुना। उनका योग अलग हम कहेंगे। भक्ति योग में जैसे आप मीरा का नाम ले सकते हैं। उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी जो है वो कृष्ण को समर्पित की। और जैसे कि विवेकानंद के गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, उन्होंने माता को अपना इष्ट बनाया और उनको चारों तरफ बस वही दिखाई देती थी। तो ये कहना चाहिए कि भक्ति है। भक्ति का मतलब ये है कि आप जैसे कहते हैं ना, आप भक्त हैं आप उसके, मतलब भक्त हैं मतलब कि आपको वही नज़र आता है और कोई नज़र ही नहीं आता। चाहे उसमें कुछ अच्छा हो, चाहे आप इस उसमें कुछ बुरा हो, आप बस पूरे सुबह से शाम तक अपनी लाइफ़ को आपने उसी के लिए डेडिकेट कर दिया है। तब हम उसको कहते हैं कि आप उसके भक्त हैं। तो उसी तरह से उसमें आप रम गए, उसमें आपने एकाकार कर लिया अपने आप को, तो वो योग हो गया। तो भक्ति योग, ज्ञान योग में नॉलेज है, आपने उस नॉलेज को ही समझा, जाना और उसको उसमें को आत्मसात कर लिया अपने अंदर। कर्म योग कहा गया, कर्म योग मतलब कि आपको कर्म करना है। कर्म में ही आपका जीवन आपने समर्पित कर दिया। हठ योग आप अच्छी तरह से जानते हैं, हठ योग क्या है ना? दोनों नाड़ियों के बीच में जो है आपने एकाकार कर लिया, उसको जोड़ लिया आपने, है ना? और लय योग है, लय योग भी अपने तरीके से जो है अ, उस लय में आपने अपने आप को सरेंडर कर लिया। तो इस तरह से जो भी आपने
फॉलो किया, उसके संप्रदाय जो है वो बनते चले गए। तो योग शब्द जो है वो परंपरा से साध्य का और उसी प्रकार से साधन का अर्थ सूचित करने हेतु जो है वो हम अ, प्रयुक्त करते हैं, और इन दोनों अर्थों में भेद ना कर सकने के कारण जो है योग के बारे में भ्रम जो है वो विद्यमान है। और योग अनुशासन अनेक अवस्थाओं में से गुजरा और समय के साथ साथ उसमें बहुत सारे संप्रदायों ने जन्म लिया। इसमें बहुत सारी विधियां, प्रविधियां और अभ्यास जो है वो विकसित हुए, और कुछ संप्रदाय ने कुछ प्रैक्टिसेस पे जोर दिया, दूसरे संप्रदाय ने दूसरी प्रैक्टिसेस पे जोर दिया, जो मैंने भी आपको कहा। और जो मेन जो हम कहते हैं योग के बारे में वो है चित्त वृत्तियों के नियमनन द्वारा अत्युचित यानी उस स्तर का समाकलन। अत्युचित मतलब कि अति उच्च स्तर का जो है समाकलन जो है हम करें, तो कैसे होगा वो, जब हम चित्त वृत्तियों का नियमन कर देंगे, उसको सीज कर देंगे कि आपके जो चित्त में जो वृत्तियां चल रही हैं, चित्त वृत्ति कैसे डिफाइन करते हैं आप लोग, क्या समझते हैं चित्त वृत्ति से, कोई बताइए। हेलो। इंद्रियों को अंतर्मुखी करना। जो हमारी चित्त चंचल है, अनेक विषयों में लगा हुआ है, हम्म। उसको विषयों से हटा के एक स्थान पे ऐसा वो करना है, कंट्रोल करना है, इसी को चित्त वृत्ति। हाँ, चित्त वृत्ति यानी ये कह सकते हैं हम कि जो चित्त में अलग अलग तरह के विचार आते, भाव आते हैं, फिर चाहे वो हाँ, सत्व हो, रज हो या फिर तम हो, तो हाँ। ये जो अलग अलग स्तर पे जो हमारे मन में, जो चित्त में जो मन है, तो उसमें जो विचार आते रहते हैं उसको हम चित्त की वृत्तियां कहते हैं। जैसे कि पतंजलि ने फिर उसको, नहीं, व्यास भाष्य जी ने उसको फिर 5 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। हम्म। ठीक है, उतना डिटेल में हम नहीं जाएंगे। आपको पता है कि चित्त वृत्तियां क्या है। चित्त बोलने से मन, बुद्धि, अहंकार आप ले सकते हैं कि उसमें मन भी आ गया, आपकी बुद्धि भी आ गई। मन का मतलब ये है कि जो विचार आपके मन में आते हैं। वृत्तियां मतलब ये है कि वो गोल गोल, मतलब वही वही घूमता रहता है। जैसे कि कल एग्जाम है, भले ही आपका है, आपके बच्चे का, आपके दिमाग में वही 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 चीजें घूमेंगी। या आपको कहीं जाना है, या आपको कोई इंपॉर्टेंट काम करना है, कोई प्रोजेक्ट करना है ना, या घर पे कोई आ रहा है, या आपको कहीं बाहर जाना है, तो दिमाग में वही गोल गोल वृत्तियों की तरह आपके दिमाग में वही वही चीजें आती रहेंगी, तो वो है मन। और बुद्धि का मतलब ये है एनालिसिस, कि आप समझो कि आपको ये करना है, वो करना है, और आपको कैसे करना है। तो वृत्तियों पे एक तरह से आपको स्टॉपेज लगाना है, एक ठहराव लाना है, क्योंकि तभी आप कुछ और सोच सकते हैं, कुछ और आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई वृत्तियां। और इसका जब हम नियमन कर दें, मतलब आप इस तरह से प्रैक्टिसेस में, इस तरह से अपने शरीर और अपने मन पे इस तरह से योग प्रैक्टिसेस से, या जो भी अंग आप जो भी फॉलो करते हैं उसको इस तरह से फॉलो करें कि ये आना ही बंद हो जाए। मतलब आपका चित्त एकदम शांत, कोई भी चीज आ गई, ठीक है, इसको इस तरह से देख लेते हैं, उसके बारे में सोचना और गोल 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 करके विचारों का जो बवंडर या समंदर में हम घुसे रहते हैं, उससे हम स्टेबिलिटी की तरफ आए, है ना, एक स्टीडीनेस आप में आए, तो आप आराम से सोच सकेंगे, समझ सकेंगे कि अच्छा ये चीज आ गई, अब हमें ये करना है। और जो चित्त वृत्ति का पूरी तरह से नियमन हो जाए, नियमन का मतलब है कि सीजेशन। एक होती है चीज कंट्रोल करना, एक होता है सीज हो जाना। कंट्रोल करना मतलब कि आपने फोर्सफुली आप एफर्ट डाल डाल के कि नहीं मुझे ये नहीं सोचना, मुझे ये नहीं करना, ये। और एक ये है कि आपका मन इतना स्थिर है, इतना कूल एंड काम है कि आप जो विचार चलते हैं या इमोशंस, है ना, कुछ अच्छा हो गया हम बहुत खुश हो गए, कुछ थोड़ा सा इधर उधर हो गया हम मतलब परेशान हो गए, या किसी ने कुछ कह दिया हम बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। तो ये जो द्वेष, द्वंद, ये सब चीजें जब हमारे मन से खत्म हो जाती हैं, तब अपने आप उसका नियमन, मतलब ऑटोमेटिकली आप उस सम वाली स्टेज पे आ जाएं, वो है चित्त वृत्तियों का नियमन। तो ये अति उच्च स्तर का हो जाए, इस तरह से हम योग के बारे में, योग के फील्ड में हम जाएं और अपने आप को उस तरह से तैयार करें।
तो कुछ संप्रदाय जो है मन से प्रत्यक्ष संबंधित अभ्यासों का उपयोग करते हैं, कुछ शरीर के माध्यम से जो है मानसिक प्रक्रियाओं को जो भी हमारे जो मन में चलने वाली जो चीजें हैं, है ना, हमारा मेंटल स्टेट है, उसमें मन भी आ गया, आपके इमोशंस भी आ गए, है ना, आपके काम करने का तरीका और वो सब जो चीज, इवन आप जब बात करते हैं या आप काम करते हैं, वो एक तरह से आपके थॉट्स का, आपकी मानसिक स्टेट का रिफ्लेक्शन ही होता है। आप मन में यदि कहीं कुछ निगेटिव चल रहा है तो वो इनडायरेक्टली आप जब बात करेंगे कहीं ना कहीं वो चीज आ जाती है, कहीं ना कहीं आपकी बॉडी लैंग्वेज से वो दूसरों को कभी ना कभी पता चल जाता है कि हाँ आप अच्छे उसमें हैं या आप परेशान हैं, आपके फेस एक्सप्रेशन से। तो इस तरह से जो है आपका जो मन है वो रिफ्लेक्ट करता है आपकी अ, वचन से, वाचा जैसे कहते हैं ना, मनसा वाचा और कर्मणा, और आपके कर्म से। तो इस तरह से अलग अलग जो संप्रदाय हैं उन्होंने अलग अलग तरीके से योग प्रैक्टिसेस को किया है, फॉलो करते हैं। और इन सब में जो समस्त जो यौगिक अभ्यास हैं उनको अलग तरह से, मतलब ये अध्यापन के हिसाब से जो कैटेगराइजेशन है, जो वर्गीकरण है, वो इस तरह से है 6 प्रकार। अब ये इम्पोर्टेंट है, आप इसको नोट कर लीजिए कि ये क्वेश्चन आता है कई बार और इसका ऑर्डर भी आ सकता है कि किस ऑर्डर में जो है, क्योंकि ये जो हम टेक्स्ट में पढ़े हैं, आपने जो पर्टिकुलर महर्षि ने दिए हैं उससे थोड़ा सा अलग है, क्योंकि हम टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हम ये पढ़ रहे हैं। तो यौगिक अभ्यासों को 6 भागों में बांटा है: आसन, प्राणायाम, बंध, क्रियाएं, ध्यान और अभिव्यक्ति प्रशिक्षण अभ्यास। तो ये हम याद रखेंगे, ठीक है। और इसमें पहला जो आता है वो होता है आसन। आसन का मतलब है कि आपका जो बॉडी पोस्चर है वो किस तरह से है, ठीक है। एक आसन होता है जिसपे आप बैठते हैं, है ना, कोई भी काम करते हैं या मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, या फिर आप खाना खाते हैं, तो वो अलग अलग तरह के आसन होते हैं। एक बैठने हैं, आप लेट के कर रहे हैं, आप खड़े होके कर रहे हैं, है ना। तो उस तरह के पोस्चर्स जो हैं, जो आपके बॉडी के मसल्स को स्ट्रेच करता है ना, और उस पोस्चर में आप स्थिरता के साथ में बैठे हैं, तो बहुत सारी जो छोटी छोटी मसल्स हैं वो भी खिंचती हैं, है ना, होल्ड करने से उस पोस्चर को। तो इसके लिए जो है आसन किया जाता है कि जो मन है और शरीर, क्योंकि आपको पूरा जो मन है, यदि आप कोई भी पोस्चर होल्ड करते हैं तो आपको अपने मन को भी उस शरीर के उस पोस्चर में लाना पड़ता है, तभी आप उसको होल्ड कर सकते हैं। अदरवाइज मन कहीं और है तो आप कोई भी पोस्चर को ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकते हैं। तो उस पोस्चर में होल्ड करने से या उस आसन में आने से जो है पर्टिकुलर आसन में पर्टिकुलर शरीर की जो मांसपेशियां हैं वो खिंचती हैं, और उसको एक स्टेबिलिटी, एक स्टीडीनेस जो है वो मिलती है। तो इसका जो मेन मकसद है आसन का वो है न्यूरोमस्कुलर टॉनिक इम्पल्सेस। जो आपका नर्व्स हैं और जो आपकी मसल्स हैं वो स्ट्रेच होती हैं, और उनकी जो स्ट्रेंथनिंग होती है उसकी, है ना, पेशीय तान में जो है वो सुधार आता है। तो 2 आधारभूत सिद्धांत हैं जो आपने पतंजलि योग सूत्र में पढ़ा होगा। ऋषि पतंजलि कहते हैं, कौन सा है वो सूत्र? स्थिरम सुखम आसनम। सबसे सिंपलेस्ट और सबसे इफेक्टिव, सबसे मोस्ट जो यूज करते हैं हम आसन को डिफाइन करने के लिए, वो एक सिंपल सी डेफिनेशन, बहुत ही आसान शब्दों में उन्होंने कहा कि जिस भी पोस्चर में आपको स्थिरता का अनुभव हो और आपका बॉडी स्थिर हो और आपको सुख का अनुभव हो, उसे हम कहते हैं आसन। तो इससे ये सूचित होता है कि ये जो है आसन वो मनोकायिक है, यानी कि साइकोसोमेटिक है। साइकोसोमेटिक का मतलब है आपका साइकिक, मतलब कि आपका मेंटल लेवल और आपकी फिजिकल बॉडी एक जगह पे, तो ही जो है ये पॉसिबल है।
तो आसन किए तो शरीर के द्वारा ही जाते हैं, लेकिन मन पर भी इसका बहुत प्रभाव जो है वो पड़ता है। और प्रत्येक आसन जो है वो आयास रहित ढंग से किया जाना चाहिए, मतलब कि आप ना स्लोली स्लोली उस डायरेक्शन में बढ़ेंगे तो फाइनल पोस्चर में पहुंचेंगे। एकदम से आप जंप कर करके बहुत डिफिकल्ट आसन आपने नहीं करना है, तभी आपका जो बॉडी पोस्चर है वो सही होगा और आपको एक समय के बाद में उस पोस्चर में एक सुख की अनुभूति होगी और जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो होगा। एकदम से आप यदि चले जाएंगे, प्रॉपर तरीके से आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपके शरीर को परेशानी भी हो सकती है। बहुत ज़्यादा झटके नहीं दिए जाने चाहिए, जर्क के साथ में कोई प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। और आसन जो है वो अभ्यास से अनुचित श्रांति, मतलब कि थकान नहीं आनी चाहिए, तभी आप स्थिर और सुख का अनुभव, स्थिरता और सुख का अनुभव कर सकेंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक रखते हैं हम, और इसका जो वर्गीकरण है और बाकी के जो पार्ट्स हैं योग अभ्यास के, वो हम कल देखेंगे। मैम इसके नोट्स मिलेंगे क्या? हाँ हाँ, ये पूरी बुक मैं शेयर कर दूंगी आपको। ओके, धन्यवाद। हाँ, मगर ये होने के बाद ही करूंगी। जो मेन